चलिए तो एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है और मैं हूं रोशन मिश्रा। मिशन रेलवे एनटीपीसी के लिए आज यह दूसरा सेट है। आज मैं सीबीटी 2 एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उसे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं और 17 जनवरी 2017 को जो मुख्य परीक्षा हुआ था उसके दूसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैं आज उसी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहे, इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। उस कार की किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या होगी यदि समान दूरी को 5 मिनट कम समय में तय करे। समान दूरी को 5 मिनट कम समय में तय करे। तो ध्यान से देखिएगा, मैं दो अप्रोच बताऊंगा। सबसे पहला अप्रोच एकदम आराम से हम लोग देखते हैं कि बोल रहा क्या कि इसका स्पीड दिया हुआ है, इसका स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड दिया हुआ एक कार का, और ये टाइम इसका दिया हुआ है 45 मिनट। 45 मिनट। तो यहां से कुछ ना कुछ तो ये डिस्टेंस तय करेगा ही करेगा। ठीक है, कुछ डिस्टेंस यहां से ये तय करेगा। उसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसी समान दूरी को 5 मिनट कम समय में यानी सिर्फ 40 मिनट में तय करने में इसे क्या स्पीड चाहिए, इसका स्पीड ज्ञात करना है। और इसका जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन पे भी ध्यान देखेंगे। इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ 62 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 55 किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 67.5 किलोमीटर पर आवर, चौथा ऑप्शन दिया है 58.25 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो चलिए हम लोग यहां पर इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये डिस्टेंस पता करना है। डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? तो स्पीड इनटू टाइम से 60 किलोमीटर दिया हुआ है, 45 मिनट का टाइम दिया हुआ, तो हम लोग ऐसा करते हैं इसे 45 बटे क्या करते हैं 60 लिखते हैं। ये आवर के रूप में चेंज हो गया, तो 45 बटे 60 लिखे तो 60 से 60 कटेगा तो 45 किलोमीटर होगा। चलिए इसको अभी रहने दीजिए। ठीक है, अब आते हैं टाइम। अभी इसी डिस्टेंस को तय करना है इस टाइम से, इस टाइम में। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बटे होता है टाइम, तो 60 गुना 45 बटे 60 बटे क्या हो जाएगा आपका 40 मिनट, और इसको भी किससे डिवाइड कर देते हैं? 60 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए ये 60 कट गया, 5 अठे 40, 5 नमे 45, 8 से काटते हैं तो 4 दूनी 8 और 15 चौका 60, तो 15 नमे 135 का आधा कर देते हैं हम लोग इसे। तो जैसे ही 135 का आधा करेंगे तो आ जाएगा आपका 67.5 किलोमीटर पर आवर। 2 छाके 12, 2 सते 14, 2 पंचे 10। ओके, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 67.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये अप्रोच देखा जो कि बहुत आसान था, और इस अप्रोच से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कोई खास बात है नहीं। ठीक है, दूसरा अप्रोच क्या है उसे आप गौर से देखेंगे कि दूसरा अप्रोच क्या है कि क्वेश्चन आपने देखा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, स्पीड एक बार दिया हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूसरा स्पीड हमसे पूछ रहा है कि दूसरा स्पीड क्या होगा यदि वह 5 मिनट में तय करना। तो जब डिस्टेंस होगा कांस्टेंट, जब भी डिस्टेंस होगा कांस्टेंट तो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड, और स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है टाइम। तो अब यहां पर आप देखिए कि एक बार टाइम इसका दिया हुआ था शुरू में 45 मिनट, बाद में बोल रहा है क्या ये 40 मिनट में तय करता है। तो इसका जो स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। 40 इधर आएगा, 45 उधर जाएगा, तो 40 यहां पे रखते हैं हम लोग और 45 यहां रखते हैं, तो 5 अठे 40 और 5 नमे 45, इस दोनों का रेशियो क्या हो गया 8:9, और यही 8 बराबर दिया हुआ आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 बराबर क्या दिया हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा, 9 बराबर होगा 8 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 बराबर 60 बटे 8 और 9 बराबर हो जाएगा 9 से गुना। तो ये देखिए कितना आसान हो गया, 4 दूनी 8, 15 चौका 60, तो अभी 135 बटे 2 हो गया, और 135 बटे 2 का मतलब क्या हो जाता है 67.5 किलोमीटर पर आवर। बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये दूसरा अप्रोच था। बढ़ते हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेशियो क्यू, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। पहला नंबर का क्वेश्चन हो गया पी क्यू आर का रेशियो दिया हुआ है, पी क्यू आर का रेशियो दिया हुआ 1/3, 1/2,
सॉरी 2/3 एंड इज टू 1/4 और Q का वैल्यू दिया हुआ 56। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या, P माइनस R बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 6, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 8, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 7 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 5। अब यहां से सबसे पहले आपको करना क्या है कि Q का वैल्यू दिया हुआ है 56 और हमसे पूछा जा रहा है P माइनस R क्या होगा। तो कभी भी आप फ्रैक्शन में इसको मत रहने दें, रेशियो को कभी भी आप फ्रैक्शन में नहीं रहने दें। तो जब भी आप फ्रैक्शन से इसको हटाएंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसका आप एलसीएम ले लें। तो 3 और 4 का एलसीएम हो जाता है 12। 3 और 4 का जो एलसीएम हो जाता है वो क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। अब इस 12 से सब में मल्टीप्लाई कर दे तो 1/3 इंटू 12 क्या हो जाएगा आपका 4, ओके। 2/3 इंटू 12 क्या हो जाएगा 8 एंड 1/4 इंटू 12 हो जाएगा आपका 3, ओके। और Q बराबर आपको दिया हुआ 56। तो 8 का वैल्यू दिया हुआ 56, तो P माइनस R पूछ रहा है। तो 4 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 8 बराबर 56, तो 1 बराबर क्या होगा, और 8 सते क्या हो जाता है 56। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, यानी 4 माइनस 3 यानी 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा 7, यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पे आप गौर करेंगे कि बोल रहा है किसी P पर R% के दर से n वर्षों में जो इसका सिंपल इंटरेस्ट आता है वो आता है 9/16। वो क्या आता है 9/16। किसी P का R% के दर से n वर्षों में जो सिंपल इंटरेस्ट आता है वो आता है 9/16। एक बात और क्या दिया हुआ है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो n के बराबर है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि n बराबर क्या होगा, n बराबर क्या होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया हुआ था, पहला ऑप्शन है A, दूसरा ऑप्शन है 7.5, A है 6, दूसरा ऑप्शन है 7.5, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 9। अब यहां से आप गौर करेंगे कि प्रिंसिपल अगर 100% होता है, प्रिंसिपल अगर 100% होता है, प्रिंसिपल अगर 100% होता है तो प्रिंसिपल का RT आपको पता होगा कि परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा, परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम। ध्यान से देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ पिछले सेट में मैंने, पिछले सेट के डिस्कशन में मैंने इसके बारे में थोड़ा बताया था, तो आप उसे भी देख सकते हैं। परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इनटू टाइम। अब आप यहां पर देखिए कि अगर प्रिंसिपल, कोई भी प्रिंसिपल अपने आप को 100% रिप्रेजेंट करेगा तो प्रिंसिपल का रेट इनटू टाइम जो होगा, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इस सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज निकलेगा। और इस सिंपल इंटरेस्ट को परसेंटेज के रूप में करने के लिए, ये सिंपल इंटरेस्ट है 9/16, तो परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 9/16 गुना 100। ठीक है, अब इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, रेट इनटू टाइम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 900/16 आ जाएगा। चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट n के बराबर है तो रेट के जगह पे हम लोग n लिख सकते हैं क्या, और जैसे ही एक बार n लिख दिए तो n इंटू n यानी n स्क्वायर हो जाएगा। n स्क्वायर बराबर क्या होगा 900/16, तो n का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 30/4, और 30/4 900 का स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर को बराबर के उस तरफ भेजे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। 900 का स्क्वायर रूट 30 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, और 30 का आधा करेंगे तो 7.5 आएगा, यानी R बराबर भी 7.5 आएगा, 7.5%, एंड n बराबर भी 7.5 ही आएगा। ठीक है, बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4, 9 एवं 14 से पूर्णतः विभाज्य न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। 4, 9 और 14 से विभाज्य न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4, 9 और 14 का एलसीएम ले लेना है। तो 4 का एलसीएम कैसे लिया जाता है, जो भी आपको छोटा वाला है उसका आप पहले गुणनखंड कर लें। तो छोटा वाला जो गुणनखंड है 4 का, जैसे ही आपने गुणनखंड किया तो 2 इंटू 2 हो गया। 9 का गुणनखंड होगा 3 इंटू 3, यहाँ पर 3 तो है नहीं तो इसलिए 3 इंटू 3 लिख दिए। और 14 का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा 7 इंटू 2। तो एक बार तो 2 यहाँ पर पहले से ही मौजूद है और यहाँ पर एक 7 चाहिए हमको। तो एक तो ये सबसे छोटा संख्या हो जाएगा जो कि एलसीएम होगा। सबसे छोटा संख्या भी हमें क्या प्राप्त हुआ, जो कि इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी 4, 9 और 14 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या।
लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या। तो आप देखिए कि पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए किसी संख्या का एक बार एक पेयर तो लगना जरूरी है, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्ग आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्ग संख्या आएगा। लेकिन 7 के लिए तो वो संख्या है नहीं, तो 7 के लिए वो संख्या होना क्या चाहिए? तो 7 को पूरा करने के लिए, 7 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक बार हमें 7 से और भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया 4, ये आ गया 9 और ये क्या आ गया आपका 49, 7 सत्ते 49। आप 49 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर ले, 49 को पहले आप 4 से मल्टीप्लाई कर ले, या सीधा सीधा आप 9 चौका 36 कर ले और 36 को 49 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 50 माइनस ये क्या है? 1 है। तो 36 को 50 से गुना करना, यानी 36 को पहले आप 100 से गुना कर ले, 3600 और फिर उसे आधा कर ले। 36 को 50 से कैसे गुना करेंगे? 36 गुना 50 नहीं करना, आपको 36 गुना 100 करना है और 36 गुना 100 का आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 1800 और 36 गुना 1 करते हैं तो माइनस 36 और 1800 में से 36 को जैसे ही माइनस करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 1764 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। समझ पा रहे बात को? चलिए बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वें नंबर का क्वेश्चन है। 5वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करे। बोला 600 मीटर की दूरी, 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, 5 मिनट में तय करता है, तो इसका जो स्पीड है वह हमें पता करना है किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ये मीटर है तो मीटर को आप किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे? कभी भी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में चेंज करने के लिए आप हमेशा उसे डिवाइड करेंगे और बड़ी से छोटी इकाई में जाना है तो हमेशा आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 600 मीटर है, किलोमीटर में चेंज करना है तो आप इसे क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। 600 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से 5 मिनट है और इसको भी आवर में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 60 से। अब ये आ गया किलोमीटर और ये क्या आ गया आपका? आवर। तो आवर हो गया, किलोमीटर हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर एक तो ऐसे काट भी सकते हैं, ठीक है, और इस 0 को आप यहाँ से भी काट सकते हैं। और जैसे ये ऊपर जाएगा तो 36 आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यानी 36/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 सत्ते 35, 7.2 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉकलेट का एक पैकेट 3 दोस्तों अमर, अकबर और एंथोनी में 3:4:5 के रेशियो में बांटा गया। अकबर ने अमर से 50 चॉकलेट अधिक पाया तो एंथोनी ने कितना चॉकलेट पाया? क्वेश्चन कहा जा रहा है अमर है, अकबर है और एक क्या है? एंथोनी है, ठीक है। 3:4:5 के रेशियो में टोटल चॉकलेट बांटा जा रहा है। बोला जा रहा है कि अकबर अमर से 50 चॉकलेट अधिक, तो अमर से 50 चॉकलेट अधिक प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो एंथोनी ने कितना चॉकलेट प्राप्त किया? तो कितना आसान सा ये क्वेश्चन है। अभी 3 से 4 कितना बढ़ा? 1, और यही 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 50 चॉकलेट को, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 250 चॉकलेट को, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर भी हो जाएगा। निम्न को सरल कीजिए। 1 को डिवाइड किया जा रहा है, एक बड़ी कोष्ट दिया हुआ है, ब्रैकेट p²/p+6, फिर इसको बंद कर दिया गया और 6p/p+6 है, फिर इसको बंद कर दिया गया। यहां पर इसको कहा जा रहा है कि आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप इस दोनों को हटा दीजिए, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर में है, तो इस दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे दोनों जुटेगा। यहाँ पर इसका हर p+6 है और यहाँ भी हर इसका p+6 है, यानी डिनोमिनेटर इक्वल है, तो यह एक लाइक फ्रैक्शन होगा और ऊपर वाले को हम लोग डायरेक्ट ही ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि p² + 6p हो जाएगा, p² + 6p हो जाएगा, बटे क्या है? p+6। अब यहाँ पर डिवीजन का साइन है तो उसको उलट देना है, तो एक का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। p+6 बाई क्या हो जाएगा? p² + 6p। तो p को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो p+6 बाई p इंटू p+6। तो p+6 p+6 कट जाएगा, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 1/p, और यही आपका ऑप्शन में भी दिया हुआ है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, एक सीरीज दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि 6, 11, 16, 20
और 26 में से कौन सी गलत संख्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 20, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 16, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 26 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 6। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है ये जो सीरीज है इसमें से कौन सा रॉन्ग टर्म है? तो आप देखेंगे कि ये 6 से शुरू होता है और 26 पे खत्म होता है। यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन का हिसाब किताब चल रहा है। तो 6 5 11, 11 5 16। अभी पहले चेक कर लेते कि ये क्या कह रहा है। तो 16 4 20 और 20 6 26। अगर आप बात गौर से देखेंगे तो 5 5, तो यहाँ भी अगर 5 होता है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए था। अगर यहाँ 5 होता है यानी एक जुटता है तो एक यहाँ पे घटेगा। इसका मतलब यहाँ पर 4 नहीं जुट करके असली में क्या जुटना चाहिए था? 5। यानी आपका जो रॉन्ग टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 20। यानी 20 ना होकर के यहाँ पर क्या होता है? 21। और 21 जब होगा तो 21 में 5 को ऐड करेंगे तो 26 तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, 100% ये है कि एक के वजह से दूसरा भी आपको गलत दिखता है, लेकिन ये एक को अगर आप सही कर लेंगे तो दूसरा आपको फिर सही दिखने लगेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? n के पास k से p रुपया अधिक है। n के पास k से p रुपया अधिक है और n एवं k को मिलाकर कुल q की धनराशि है। तो k के पास कितनी धनराशि है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है q/2 प्लस p, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ p प्लस q/2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 2 इंटू p प्लस q और चौथा ऑप्शन दिया हुआ q माइनस p/2, ऐसा दिया हुआ। ठीक है, अब यहां पर देखिए सारा ऑप्शन q और p के रूप में दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहां पर आप देखेंगे n माइनस k कर लें। तो जैसे ही n माइनस k करते हैं तो आता है p और यहां पर n प्लस k है, n प्लस k है बराबर क्या है? q। हमें पता करना है k का, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि माइनस कर देते हैं। तो n से n कट जाएगा और -2 के बराबर हो जाएगा p माइनस क्यू के। तो p माइनस क्यू के, तो सिर्फ अगर k का वैल्यू दिखा जाए तो p माइनस क्यू बटे क्या हो जाएगा? -2। और जैसे ही माइनस को हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे तो आ जाएगा q माइनस p/2 और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, x रेशियो 3/7 प्रोपोर्शन में दिया हुआ है 7/9:5/9। तो x का वैल्यू क्या होगा? ये तो बहुत आसान हो गया। आपको कल भी मैंने बताया था, पिछले सेट में भी मैंने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के। बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू 5/9 बराबर हो जाएगा 3/7 इंटू 7/9 के। तो यहाँ से 9 आपका कट गया, 7 से 7 कट गया। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 3/5। ठीक है, tan थीटा, ये हमारा 11वां क्वेश्चन। tan थीटा बराबर 1/√5। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? और इसका भी मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन दिया हुआ √5, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ √3, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 6 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 5। ओके, तो कभी भी पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है। आपको पता होगा इसे P कहा जाता है, इसे B कहा जाता है और इसे क्या कहा जाता है? H कहा जाता है। परपेंडिकुलर यानी लंब, बेस यानी आधार और H यानी हाइपोटेनियस कर्व। तो यहां पर है tan थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। tan थीटा का जो वैल्यू होता है, tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है P/B के, यानी लंब बटे आधार। और कोसेक थीटा का जो वैल्यू होता है, कोसेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है, देखिए जो साइन थीटा है उसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो साइन थीटा P/H होता है। साइन थीटा बराबर P/H। तो कोसेक थीटा बराबर H बाई क्या हो जाएगा? P। अगर हमें H के बारे में पता चल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर P क्या दिया हुआ? P अगर 1 मानते हैं तो B यानी बेस हमें क्या यहां पर लेना पड़ेगा? √5 लेना पड़ेगा। और P का स्क्वायर आपको सबको पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हाइपोटेनियस आ जाएगा। ठीक है, H बराबर क्या होता है? P का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट। अभी देखिए P बराबर 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और स्क्वायर रूट करेंगे तो यानी H का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया? आपका
h का जो वैल्यू आ गया वो आ गया है √6। अब हमें पता करना है cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h/p का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग cosec स्क्वायर थीटा बराबर, यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमें क्या निकला हुआ √6 और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या निकला हुआ 1। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 का हो जाएगा स्क्वायर 6 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 6, यानी सी। समझ पा रहे बात को। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि गणितीय संकारक माइनस प्लस, यहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, डिवीजन का साइन है, क्रमशः ए बी सी एवं डी द्वारा निरूपित किए जाए तो निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात करें, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। और व्यंजक दिया हुआ है 9b 20, फिर c 12, d, फिर है 6a एंड 8। ओके, और इसका भी मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूं। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ 40, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 57, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 49 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 41। ओके, अब यहां पर आप देखिए कि b के जगह पे आप प्लस का साइन रखिए, यानी ये हो जाएगा 9 + 20, c के जगह पे आप मल्टीप्लीकेशन का साइन रखिए 12, d के जगह पे डिवीजन का साइन रखिए 6 और a के जगह पे आप यहां पर माइनस का साइन रखिए 8। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। पहले डिवीजन का आपको क्रिया करना है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 20 दूनी 40, तो 40 + 9 - 8, तो 9 में से 8 को घटाते हैं तो 1 आता है और 40 में 1 को ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। कहा जा रहा है 143, 77 और 121 का HCF ज्ञात करें। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है 11, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 7, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 6, चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ वो दिया हुआ 4। ठीक है, ध्यान से देखिए, 143, 77, 21 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ABCD इसका ऑप्शन दिया हुआ। सबसे छोटे वाले नंबर को पकड़िए और इसका डिफरेंस ज्ञात करें। सबसे छोटे वाले नंबर का डिफरेंस ज्ञात करते तो 77 और 121 का जो डिफरेंस होगा, 100 से 77 23 कम है और 21 ज्यादा है 121, तो टोटल जो डिफरेंस होगा 21 + 23 यानी 44। अब यहां से आप चेक कीजिए कि इस 44 से ये कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो इस 44 से ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। इसका भी आप गुणनखंड निकालिए, तो 11 गुना क्या हो जाएगा 4 और 11 गुना 4 होगा, तो 4 से तो नहीं कटा, कट किससे रहा 11 से, तो जिससे कट रहा है वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, यानी 11 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। सॉल्व करना 1 + 2/3, डिवीजन का साइन यहां पर दिया हुआ 1 + 1/3, डिवीजन का साइन दिया हुआ 2/3 + 1। ठीक है, इस सारे को सॉल्व करना है। कभी भी 1 में अगर फ्रैक्शन को ऐड करना है तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करके ऊपर लिख दें। देखिए 1 + 2/3, आप इसको क्या लिखेंगे 5/3। डिवीजन का साइन है, चलिए मैं पहले डिवीजन का साइन लिख देता हूं, तो 1 + 1/3 का मतलब हो जाएगा 3 + 1 यानी 4/3। फिर से डिवीजन का साइन है, 2/3 + 1 करते हैं तो ये हो जाएगा 5/3। अभी डिवीजन को हम लोग उलट देते हैं गुना के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा उलट जाएगा यानी 3/4, और यहां भी अगर गुना करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 3/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और इसका जो आंसर रह जाएगा वो क्या रह जाएगा 3/4। क्वेश्चन कहा जा रहा है 24, 96 और 36 का एलसीएम ज्ञात करें। 36 का एलसीएम ज्ञात करें। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ 144, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको 288, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 216, चौथा ऑप्शन दिया हुआ 576। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है एलसीएम निकालना। 24 और 96 का आप अगर एलसीएम पे गौर करेंगे, 24 और 96 के एलसीएम पे अगर आप गौर करेंगे, 24 और 96 का एलसीएम खुद 96 होगा, क्योंकि 24 का ही मल्टीपल है 2400 का 96। अब अगर हम 36 और 96 का एलसीएम निकालते तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। 36 का हम लोग पहले गुणनखंड कर ले, 36 का गुणनखंड कर ले या 96 का ही गुणनखंड कर ले, क्योंकि इस दोनों का एलसीएम हम 96 निकाल चुके। 16 छाके 96 होता है, 16 छाके 96। थोड़ा इसको हम लोग और भी ढंग से कर लेते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 3 96, ऐसा हो गया। अब 36 में से चेक करें कि 36 में से कौन सा प्राइम फैक्टर है जो इसमें पहले से ही मौजूद है।
तो 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36 ऐसा हो जाता है। तो आप देखेंगे 2 दूनी 4 पहले से ही कहीं ना कहीं मौजूद है, एक 3 भी मौजूद है, एक एक्स्ट्रा 3 नहीं है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिर्फ ये 3 एक्स्ट्रा हम लोग इसमें लिखते हैं और आंसर आ जाएगा। तो ये तो 96 हमारा था ही पहले से, बस 96 में हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 तिया 18, 9 तिया 27, 1 28, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 288। 9वें नंबर का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखेंगे। पी, क्यू और आर किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी प्रतिदिन काम करता है, पी प्रतिदिन काम करता है। क्यू एवं आर एक साथ एक दिन के अंतराल पर पी के साथ काम करता है, कितने दिनों में काम समाप्त होगा। क्वेश्चन है कि पी, क्यू और आर किसी काम को क्रमशः पी करता है 10 दिनों में, क्यू करता है 15 दिनों में और आर करता है 30 दिनों में। बोला पी प्रतिदिन काम करता है, पी प्रतिदिन काम करता है, क्यू और आर एक साथ, क्यू एवं आर एक साथ एक दिन के अंतराल पर पी के साथ काम करता है। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है 6, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 6.1/2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 6.1/3 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 6.3/4। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो क्यू और आर जो है एक एक दिन के अंतराल पे काम करता है। सबसे पहले हम लोग एक एलसीएम लेते हैं जो कि हमारा हो जाएगा टोटल यूनिट वर्क। उससे क्या पता चल जाएगा कि टोटल यूनिट वर्क है मेरे पास कितना। तो 10, 15 और 30 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा आपका 60। तो 10 दिन में अगर पी करता है किसी काम को खत्म, 60 काम को खत्म, तो एक दिन में यह कितना यूनिट काम कर सकता है, 6 यूनिट पर डे काम कर सकता है। 15 दिन में 60 यूनिट कर सकता है तो 4 यूनिट। 30 दिन में 60 यूनिट कर सकता है तो इसका जो एफिशिएंसी हो जाएगा वो हो जाएगा 2 यूनिट। अब आप यहां पर देखिए कि पहले दिन पी करता है, लगातार पी करता ही रहता है काम, लेकिन पहले दिन क्यू करता है पी के साथ, दूसरे दिन आर करता है, फिर तीसरे दिन क्यू करता है, फिर चौथे दिन कौन करता है, आर करता है। यानी रिपीटेशन जो है वो ऐसे चल रहा है, 2 दिन का रिपीटेशन, बार बार 2-2 दिन पे रिपीट हो रहा है। तो आप देखिए पी 2 दिन करेगा तो 6 + 6 यानी 6 + 6, 6 + 6 हो जाएगा 12, क्यू प्लस आर का 4, 2, 8, तो 12, 8, 20 यूनिट वर्क हो जाएगा। और 20 यूनिट वर्क होने के लिए कितने दिन का समय लगता है, 2 दिन का समय लगता है। टोटल यूनिट वर्क है कितना, 60, तो 20 यूनिट करने के लिए 2 दिन, तो 60 यूनिट करने के लिए जो है देखिए 20 तिया 60, तो 2 तिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुना है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं 6 दिनों का समय लगेगा और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी अल्टरनेट डेज बेस्ड ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। 17 नंबर का भी क्वेश्चन जो है वो आपको दिया हुआ है, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 169 फिर गुना है 121 और डिवाइड करना है 11 गुना 13 से और माइनस कर देना है 3। ठीक है, बराबर पूछ रहा क्या होगा, तो इसे मैं ऑप्शन नहीं देता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे डिवीजन का साइन है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, नीचे से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 11 से 11 बार में कटेगा 121, 11 से ये 11 बार में कटेगा और 13 गुना 13 13 बार में कटेगा। अभी 13 गुना क्या हो गया, 11 हो गया, तो 13 गुना 11 143 हो जाता है और 143 में से 3 को माइनस करते हैं तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 140। 13 गुना 11, कभी भी 11 से अगर किसी संख्या को मल्टीप्लाई करना हो तो 3 और 1 से जैसे मल्टीप्लाई करना है तो इसको दोनों को थोड़ा दूर लिख दो और इस दोनों को जोड़ करके यहाँ पर लिख दो बीच में, तो ये क्या हो जाएगा 143, यानी 11 से गुना हो जाएगा। अवरोही क्रम में सजाए 3√5, 2√8 एंड 4√6, इसे कह रहा है कि अवरोही क्रम में सजाना है, अवरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, अवरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो दिया हुआ है इसका स्क्वायर कर देना है, जितना भी आपको दिया हुआ है इसका स्क्वायर कर दे। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो एक संख्या प्राप्त होगा। देखिए √5 का स्क्वायर 5 होगा, 5 को 9 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा तो 9 × 5 = 45। ये हो जाएगा √8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 8 चौका ये क्या हो गया आपका 32। √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा और 4 चौका 16, तो 16 छाके ये क्या हो जाएगा 96। ओके, तो अब आपको अवरोही क्रम में सजाना, यानी सबसे बड़े वाले को सबसे पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा वाला कौन नजर आ रहा है, ये तो सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग 4√6। इससे छोटा वाला कौन नजर आ रहा है 3√5 और सबसे छोटा कौन नजर आ रहा है 2√8। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो भी हो ऑप्शन जो भी है, हमने ऑप्शन यहाँ पर नहीं लिखा,
इसी को उल्टा पुल्टा करके यहां पर ऑप्शन लिखा हुआ था। टाइम एंड वर्क का फिर से क्वेश्चन है। डी किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, ई उस काम को आधे समय में। डी किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, जबकि ई उस काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, आधे समय में बोल रहा है। तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो 18 और 9 का आप एलसीएम निकाल ले, तो 18 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 18 खुद। इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 1 यूनिट पर डे, और इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 2 यूनिट पर डे। और दोनों जब मिल जाएगा तो किस यूनिट से काम करेगा? 2 1 3 यूनिट से काम करेगा। टोटल वर्क है कितना? 18। तो 3 यूनिट से 18 काम करने के लिए जो टाइम लगेगा तो 18/3 लगेगा, और यही 18/3 यानी 6 दिन क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है टाइम एंड वर्क से ही। बोला जी एवं एच मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जी एवं एच किसी काम को मिलकर के 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एच अकेले उस काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एच अकेले उस काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो जी अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? जी अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? क्वेश्चन क्या है? जी और एच दोनों मिल करके किसी वर्क को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, एच 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि जी अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो अब यहां से आपको करना क्या है? फिर से 30 और 50 का आप एलसीएम लेते हैं तो 150 आ जाएगा। जी और एच का जो इफिशियंसी है, जी और एच का 30 दिन में करता है 150 यूनिट वर्क, दोनों मिल करके। तो 30 दिन में 150 यूनिट वर्क, तो इसका इफिशियंसी हो जाएगा 5 यूनिट पर डे। और 50 के हिसाब से अगर देखेंगे 150 कितना करेगा, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट पर डे। तो एक बात तो आपको पता चल गया कि जी और एच मिलके है 5, एच है अकेला 3, तो जी अकेला क्या आ जाएगा? 2 यूनिट पर डे। जी का एफिशिएंसी क्या निकल गया? 2 यूनिट पर डे। तो 150 यूनिट वर्क करने के लिए 2 यूनिट पर डे के हिसाब से इसको जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा? 75 दिनों का, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 22,000 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है। 1,000 रुपया अतिरिक्त ढुलाई पर और 2,000 रुपया उसको स्थापित करने पर, इंस्टॉल करने पर। लेन देन में 15% कमाने के लिए उसका क्या विक्रय मूल्य होना चाहिए? और इसका ऑप्शन दिया हुआ, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला इसका जो ऑप्शन दिया हुआ वो दिया हुआ 29,250 रुपये का। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसका 28,500 रुपये का। तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ 27,250 रुपया, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 28,750 रुपया। तो क्वेश्चन आप समझ गए कि एक व्यक्ति को टोटल खर्च कितना होता है। एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है 22,000 में, 1,000 रुपया उसको घर लाने में लगता है, इसको ढुलाई करने में, और उसके बाद उसको इंस्टॉल करने में इसको टोटल 2,000 लगता है। तो यहां से आप देखेंगे तो 22 3 25,000 रुपया तो सिर्फ इसको क्या लग जाता है? आप एक तरह से समझिए कि घर तक लाते लाते उसको टोटल खर्च कितना हो गया? 25,000। अब हमें चाहिए कि इसको 15% प्रॉफिट पर बेचना। तो 15% प्रॉफिट पर यह कितना में बेचा जाएगा? देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है। 25,000 का 10% 2500 होगा। सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस तो 25,000 होगा ना, और इस 25,000 में 25,000 का 10% 2500 आप इसमें ऐड कर दीजिए, और 2500 होता है 10%, तो 5% होता है उसी का आधा। 2500 का आधा हो जाएगा 1250। समझ पा रहे? तो ये 10% प्लस 5% और इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर आप देखिए 750 रुपया दिया हुआ है, और यूनिट डिजिट में यहां पर आप चेक करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देख लीजिए ये 750 यहां तक तो आपका देख लीजिए मिल गया ना। आगे आप भी जोड़ करके देख सकते हैं, 25 2 27, 27 1 28, तो 28,750 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। 14 6 और 26 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा? 14 6 और 26 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। कल भी मैंने आपको बताया है, या अभी भी एक क्वेश्चन ऐसा हो चुका है ना। तो इस दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो इस दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 6 × 26/14। ओके, तो अभी इसको काट देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 3 दूनी 6 और 2 सते 14, तो 26 दिया हो जाता है 78, और 78/7 का मतलब 11.1/7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6400 रुपये की धनराशि पर 25% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? प्रिंसिपल दिया हुआ 6400 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 25%, और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष।
ठीक है, 3 वर्ष। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ध्यान से देखते हैं इसको, इसका क्वेश्चन दिया हुआ है 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ओके, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। बहुत सारे तरीके से बनाया जा सकता है, आप इसको एक बार में ही बना सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा देख लीजिए, 6400 रुपया को आप यहां पर रखिए, 6400 रुपया, ठीक है, 3 वर्ष कहा जा रहा है। ध्यान से देखेंगे तो 6400 रुपया का 25% अगर आप गौर करेंगे तो ये हो जाता है 1600 रुपया। अगर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट देना रहता तो 1600 ही आता, 1600 आता तीनों वर्ष में। लेकिन इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है 3 वर्ष, तो 1 वर्ष के बाद आया हुआ है 1600, तो इसका जो दूसरा वर्ष लगेगा वो क्या लगेगा 25%, तो 1600 का 25% यानी 400 हो जाएगा। इस 1600 का तीसरा वर्ष अगर आप देखेंगे तो यहां भी 400 हो जाएगा, और इस 16 का भी तीसरा वर्ष देखेंगे तो यहां भी 400 हो जाएगा, जबकि इस 4 का तीसरा वर्ष देखेंगे तो ये 100 रुपया हो जाएगा। ये है टोटल इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 16 किया 4800 में 1200 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6000 और 100। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6100। समझ पा रहे क्या बात को? 6400 का 25%, ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट लगता है तो 1 वर्ष के बाद आया 1600, तो इस 1600 का ये जो इंटरेस्ट है वो तो दूसरा वर्ष लगेगा, तो 1600 का 25% दूसरा वर्ष लगेगा तो 400। यहां तक खत्म। तीसरा वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट लगा ही लगा, अब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा। और इससे पहले आप क्या देख पा रहे हैं कि ये 3 इंटरेस्ट नजर आ रहा है, तो 1600 का 400 लगेगा तीसरे वर्ष, इस 1600 का भी 400 लगेगा, 25% 1/4 होता है, और 400 का 1/4 ये भी इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसका भी इंटरेस्ट लगता है, तो 400 का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। समझ पा रहे क्या बात? तो अभी सबको ऐड कर देंगे, तो ये आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 6100 रुपया। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, एक प्रश्न तथा 3 कथन है, 3 स्टेटमेंट है, 1, 2 एंड 3। आपको ज्ञात करना है कि कौन सा कथन से ही प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन पूछा गया है कि y का प्रेजेंट एज ज्ञात करे, y की वर्तमान उम्र ज्ञात करे। यह क्वेश्चन है, y की वर्तमान उम्र ज्ञात करे। अब इस बेस्ड 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। बोला कौन सा स्टेटमेंट लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये बैंक में अक्सर ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, डेटा से एफिशिएंसी मेंस में पूछा जाता है। यहां पर आप देखिए कि पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि अगर दोनों कथन पर्याप्त है, कौन कौन सा, 2 + 3 दोनों मिल करके कथन पर्याप्त है। दूसरा ऑप्शन है 1 और 2 मिल करके कथन पर्याप्त है। तीसरा ऑप्शन है 1 और 3 मिल करके कथन पर्याप्त है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ केवल 1 कथन पर्याप्त है। पहला जो ऑप्शन है, पहला कथन क्या दिया हुआ, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वर्तमान में x की उम्र y की उम्र से तिगुनी है। वर्तमान में x की उम्र y की उम्र से तिगुनी है। वर्तमान में x की उम्र y की उम्र से तिगुनी है। ये रेशियो दे दिया। क्या सिर्फ एक कथन से यह क्वेश्चन निकल सकता है क्या y का परसेंटेज? नहीं निकल सकता है। दूसरा देखेंगे, दूसरा कथन है कि x और y दोनों ने समान वर्ष स्कूल जाना शुरू किया। बताइए, ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। x और y दोनों समान वर्ष स्कूल जाना शुरू किया, ये तो कोई बात ही नहीं हुआ, ये तो एकदम आएगा नहीं क्वेश्चन में। और तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद आफ्टर 5 ईयर x की उम्र y की 2.5 गुनी हो जाएगी। x की उम्र y की 2.5 गुनी हो जाएगी। अगर y का 1 है तो ये 2.5 गुना हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन लेकर के यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट, क्योंकि वर्तमान उम्र का रेशियो 3:1, 5 वर्ष के बाद का रेशियो 5:2, तो ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। यानी यहां पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है आपको, सिर्फ ये बताना है कि यह क्वेश्चन किससे सॉल्व होता है। तो पहला और तीसरा लेकर के सॉल्व हो जाएगा। यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 15,000 रुपया प्रति लैपटॉप के दर से, 15,000 रुपया प्रति लैपटॉप के दर से 15 लैपटॉप खरीदेंगे। तो एक लैपटॉप का दाम है 15,000 रुपया, ठीक है। प्रति लैपटॉप खरीदेंगे, 15,000 रुपया प्रति लैपटॉप खरीदेंगे, ओके। और सभी लैपटॉप को, सारे लैपटॉप को 2.97 लाख में बेच दिए गए।
तो प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है 32%, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 40%, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 28% और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 33.33%। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए कि आपको करना क्या है, बटे 15 नहीं करना है या गुना 15 नहीं करना है। कभी भी प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो वस्तुओं की संख्या हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर 15 वस्तु है और एक लैपटॉप का दाम 15,000 है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस एक वस्तु, तो टोटल कर लेते हैं तो 15 गुना 15,000 हो जाएगा। ओके, और सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, चूंकि प्रॉफिट परसेंट है तो एक्चुअल वैल्यू नहीं लेंगे, इसका हम लोग रेशियो ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2.97 लाख। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो ये देखिए 15,000 गुना 15 हो गया, 2.97 लाख को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 297, तो 2,97,000 लिख सकते हैं ना, 2,97,000 ऐसा लिख सकते हैं। आप देखिए ये तीनों कट गया, देख लीजिए कट गया, और 15 गुना 15 क्या हो जाता है आपका, 15 गुना 15 हो जाता है 225, 225 और ये हो गया 297। तो 225 297, 225 से 297 ज्यादा कितना है, तो 72 ज्यादा है, 72 ज्यादा है। तो 72 के रेस्पेक्ट में 225 के रेस्पेक्ट में 72 का क्या परसेंटेज है, और यही आंसर हो जाएगा। तो 72/225 इंटू 100, तो 25 नमे 225, 25 चौका 100, 9 8 72, तो 8 गुना 4 करेंगे तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 32%, यानी प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 32%, यानी गुना करने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उसका क्या करेंगे रेशियो निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।